हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। इस वीडियो में हम लोग एसएससी के समान अध्ययन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि 1997 से लेकर अब तक एसएससी ने जो भी प्रश्न पूछा है उन सारे प्रश्नों का इस पुस्तक में संग्रह है। इस बुक में टोटल 13,500 प्लस प्रश्न हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। आज हम लोग जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वह फिजिक्स है, और फिजिक्स के आज टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह तीनों टाइप में थोड़े थोड़े ही प्रश्न हैं। टाइप 5 में टोटल 33 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। टाइप 6 में टोटल 14 यानी 14 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद टाइप 7 में 9 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो टोटल आप जोड़िए कितना हो गया, तो 33 और 4 37, 47, 47, 57 यानी 56। मात्र 56 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी समाप्त हो रहा है, यानी कंप्लीट कर रहे हैं। और मेरा टारगेट है कि जितना जल्द हो सके एग्ज़ाम से पहले इस बुक को कंप्लीट करें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और जो नए स्टूडेंट हैं उसे एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन संबंधित टाइप को कहीं और चैनल या बुक से पढ़िए। उसके बाद यहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न अधिकतर आते ही रहते हैं। अभी आप देखिएगा कि एक एक प्रश्न 10-10 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन की रिपीटिशन अधिक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इतिहास के प्रश्न, जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यही चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। उसके बाद हम साइंस को कंप्लीट करेंगे, यानी साइंस से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 30 प्रश्न, कुल प्रश्नों में से 30 प्रश्न साइंस के ही रहते हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। उसके बाद हम लोग साइंस के बाद भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। स्टार्ट करने से पहले, प्रश्न को शुरू करने से पहले एक बात जान लीजिए, आज हम जिस प्रश्नों का अध्ययन करेंगे वह कौन से टॉपिक में होंगे, यानी 5, 6 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसे देखते हैं। देखिए, टाइप नंबर 1, टाइप 2 ये तो पढ़ चुके हैं। टाइप 3 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 4 भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 के प्रश्नों को देखेंगे। और इस प्रश्न किस टॉपिक से होंगे, तो क्वांटम भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी तथा परमाणुविकी भौतिकी से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स से प्रश्न होंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन व्यवस्था, आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स से प्रश्न होंगे। और लास्ट में जो 9 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे वो स्टैटिक्स यानी कि विविध प्रश्न होंगे इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा परिशोधन। डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। देखिए, एक बार आंसर बताने से पहले आप कॉपी कलम लीजिए, खुद से आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको कितना सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस प्रकार और किस कारण से होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 3, गामा किरणों से क्या हो सकता है? गामा किरणों से क्या हो सकता है? ऑप्शन है जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन या ज्वार। गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रडार, सोनार, क्वासार या पाल्सर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनार। निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पानी के अंदर जो डूबी वस्तु होती है उसका पता लगाने, यानी समुद्र के अंदर जो वस्तु डूबी रहती है उसका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार का पूरा नाम होता है SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए ये प्रश्न बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप नीचे में ये देख सकते हैं कि किस किस एग्ज़ाम में यह सभी प्रश्न आए हुए हैं। जो भी प्रश्न आपको बताया जाता है वो सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले ईयर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, नाभि की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभि के बीच की आकर्षण शक्ति एक डैश शक्ति है। तो ऑप्शन है यांत्रिक, विद्युतीय, चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युतीय। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है डाल्टन, एर्विन श्रोडिंगर, नील्स बोर या रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील्स बोर। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित हैं। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित किस पर हैं? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, शीत संलयन या अति चालकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। पीएन संधि के हरासी स्तर की चौड़ाई, पीएन संधि के हरासी स्तर की चौड़ाई ऑप्शन है हल्के मादन से घटती है, भारी मादन से बढ़ती है, अनुप्रयुक्त वोल्टता से स्वतंत्र होती है या पश्चदिशिक वायस के अंतर्गत बढ़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी पश्चदिशिक वायस के अंतर्गत बढ़ती है। अगला प्रश्न है, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है स्पेक्ट्रम मापी, कैथोड किरण दोलनदर्शी या पीएन जंक्शन डायोड या स्वर मापी यानी सोनोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी स्वर मापी या जिसे कहते हैं सोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? ऑप्शन है ओम, ओम क्यू, महो या महो क्यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी महो। विद्युत चालकता की यूनिट महो होती है। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ऑप्शन है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। यानी कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है?
निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन है विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रक छड़ या शीतल प्रणाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉडरेटर। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ब्लैक होल, ओजोन होल, एस्टेरॉयड बेल्ट या वाइट होल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइट होल। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे वाइट होल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं, ऑप्शन है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। ऑप्शन 2 है जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं। ऑप्शन 3 है जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं। या ऑप्शन 4 है जो विद्युत करंट के प्रवाह को उच्च रोधिता देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं उसे ही सुपर कंडक्टर पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ऑप्शन है ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगला प्रश्न है एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है। तो इसका ऑप्शन है 1/4, 1/16, 9/25 या 16/25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16/25। न्यूक्लियर त्रिज्या की अभिव्यक्त करने के लिए न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? ऑप्शन है नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम या माइक्रोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। रेडियो एक्टिव सामग्री को उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं? रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं? ऑप्शन है केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, उदासीन कण या विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। अगला प्रश्न है पारसेक किसकी मापन इकाई है? पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो ऑप्शन है तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक या विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खगोलीय दूरी। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्नेहत, मिश्रण, रूपक या तनुकरण। तो इसका सही जवाब होगा स्नेहत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गुच्छा, वायुमंडल, मंदाकिनी या सौर परिवार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मंदाकिनी या आकाश गंगा। तारे चमकते हैं किंतु यह नहीं चमकते हैं। तारे चमकते हैं, यहाँ पर लिखा होना चाहिए ग्रह नहीं चमकते हैं। यहाँ यह जो जहाँ लिखा है
वहाँ ग्रह होगा कि ग्रह नहीं चमकते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, ऑप्शन को पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है वे स्थिर प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनकी पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है वे पृथ्वी से अधिक दूरी पर हैं और परिणाम स्वरूप प्रकाश की प्रबलता में कमी हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे परिवर्तन भी होते हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, वे पृथ्वी के करीब हैं। वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। ओजोन जीवमंडल को डैश से बचाती है। ओजोन जीवमंडल को किससे बचाती है? ऑप्शन है एक्सरे, गामा रे, परावैंगनिक किरण या अवरक्त किरणें। तो इसका सही जवाब आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन 3 है, यानी परावैंगनिक किरणें। ओजोन जीवमंडल को परावैंगनिक किरणें से बचाती है। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? यदि कोई चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर सुनाई देगी? ऑप्शन है 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, 3.7 घंटे, या आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। जी हाँ, ऑप्शन 4 ये सही हो जाएगा। विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और हम जानते हैं कि किसी भी ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस, द्रव और गैस हो। तो यहाँ वायुमंडल नहीं है, यानी गैस ही नहीं है, तो पता नहीं चलेगा ध्वनि या विस्फोट हुआ है कि नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन देखिए, न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। ऑप्शन 3 है, 2 हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। ऑप्शन 4 है, एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही विखंडित हो जाता है। तो न्यूक्लियर संलयन से जो ही संलयन आता है तो आप समझ लिए कि वो जुटेगा, तो विखंडित तो होगा ही नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग या कोणीय संवेग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैखिक संवेग। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक उड़ते हुए जेट में डैश होते हैं। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होते हैं एक उड़ते हुए जेट में। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आयाम, तरंग दैर्घ्य का आधा या तरंग दैर्घ्य का आधा, दोनों ऑप्शन एक ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग दैर्घ्य का आधा। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच दूरी कितनी होती है? तो तरंग दैर्घ्य का आधा होता है। ये कैसे होता है तो आप देख लीजिए। ये मान लीजिए तरंग है, ठीक है, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, और ये गर्त है, ये नीचे वाला सब गर्त है। तो 2 शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब पूछ रहा है कि एक शीर्ष होना चाहिए और एक गर्त होना चाहिए, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो दोनों विभाजित हो जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य का आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन है सिलिकॉन, क्रिप्टन, सिलेनियम या जर्मेनियम।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्टन अर्धचालक नहीं है, जबकि सिलिकॉन, सेलेनियम और जर्मेनियम एक अर्धचालक हैं। दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं। दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विभेदन क्षमता, वीडियो क्षमता, अंतर करने की क्षमता या आवर्धक क्षमता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभेदन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे या किरणें हैं? ऑप्शन है गामा किरणें, रेडियो किरणें, परावैंगनी किरणें या सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गामा किरणें। उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय गामा किरणें हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे होती हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? परावैंगनी किरणें, रेडियो, सूक्ष्म या इंफ्रारेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। अब देखिए टाइप 5 को कंप्लीट कर ली हैं, अब टाइप 6 की ओर जाते हैं। तो टाइप 6 में कितने प्रश्न का अध्ययन करेंगे? मात्र 14। पहला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, AM या 10⁻6 के क्रम की आवृत्तियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाए 24 घंटे होती है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ऑप्शन है गहरा बक्सा, आधा बक्सा, काला बक्सा या ऊंचाई मापी यंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काला बक्सा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सुदूर संवेदन या सेंसिंग, सुदूर नियंत्रण, सुदूर अभिगमन या रिमोट एक्सेंसिंग या अंतरिक्ष शटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुदूर संवेदन। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक कहा जाता है सुदूर संवेदन। अगला प्रश्न है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल। ऑप्शन है उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस स्थान पर शून्य होता है। यानी कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। आकर्षण बल होगा ही नहीं तो इसलिए भार नहीं होता है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? ऑप्शन है परावैंगनी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव या अवरक्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अवरक्त तरंगे। क्वेश्चन नंबर 7, धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार कैसा होता है? ऑप्शन है धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल या धारा की गति के आधार पर आवेशित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रल। धारावाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, इसरो ने शिक्षा को समर्पित विश्व का पहला उपग्रह
एडुसेट किस महीने में लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जून 2004, जुलाई 2004, अगस्त 2004 या सितंबर 2004। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सितंबर 2004। निम्नलिखित में से विषम पद पहचानिए। ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर, ट्यूबवेस्टेड पेयर, वायर, माइक्रोवेव या कोएक्सियल केबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी माइक्रोवेव। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः एक डैश होता है। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना एक मूलतः क्या होता है? ऑप्शन है प्रतिरोधक, संघनक, प्रेरक या ट्रांसफार्मर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघनक। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः एक संघनक होता है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है निलंबर प्रकार, पिन प्रकार, स्टैंड प्रकार या पोस्ट प्रकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निलंबन प्रकार। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, परावैगनी किरणें या आयाम अधिमिश्रण तरंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो तरंगे। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनावेशन, भूसंपर्कन, अन्योन्य या त्वरित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि भूसंपर्कन। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। अब है टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 7 में टोटल मात्र 9 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। ऑप्शन है अग्रोग्राफ, इडियोग्राफ, तापलेखी या सिस्मोग्राफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सिस्मोग्राफ। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किस से बचाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अन्य चुंबकों का प्रभाव, स्वतः चुंबकन या ऊष्मा के कारण चुंबकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी स्वतः विचुंबकन। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किस से बचाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतः विचुंबकन। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गॉड पार्टिकल या स्टेम सेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध गॉड पार्टिकल से है। निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? ऑप्शन है सिल्वर, तांबा, कांच या सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? अर्धचालक चिप बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है रेडियम, सोडियम, जर्मेनियम या सल्फर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी जर्मेनियम। जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है। वैज्ञानिकों ने केवल 43 एटोसेकंड अवधि वाली विश्व की सबसे छोटी डैश लेजर पल्स बनाई है। ऑप्शन है गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या एक्स किरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स किरण। वैज्ञानिकों ने केवल 43 एटोसेकंड अवधि वाली विश्व की सबसे छोटी
एक्स किरण लेजर पल्स बनाई है? क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न है, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, J.S. फ्लेमिंग, एनरिको फर्मी या जेम्स चैडविक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किया था और 1932 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन है लैटिस गेज सिद्धांत, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स सिद्धांत, प्रकाश के आंशिक सामंजस्य सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बिग बैंग सिद्धांत। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 और अंतिम प्रश्न। भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? ऑप्शन है ल्यूमेन प्रभाव, ऑप्शन 2 है हिम विभा प्रभाव, ऑप्शन 3 जीमेन प्रभाव या ऑप्शन 4 रमन प्रभाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी जीमेन प्रभाव। भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है? तो उसका नाम है जीमेन प्रभाव, जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। अब उसके बाद सारे टाइप का आंसर की दिया हुआ है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस के दौरान यहाँ से आप मिला सकते हैं। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के वीडियो का अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब ही दूसरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपना सजेशन ज़रूर दिए कि इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर ख़राब लगा हो या आपका टाइम बर्बाद हुआ हो तो वो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।